हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, साथ ही पिक्चर एनिमेशन के थ्रू हर एक चीज़ समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। उसी कड़ी के दौरान आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ एमएसएन के टॉपिक्स। प्रस्तुत करता जैसे कि हमारे नाट्यक्रम होता था, उसके दौरान मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एमएसएन का एक टॉपिक, एपिस्टेक्सिस। क्या होता है एपिस्टेक्सिस, क्या इसकी इटियोलॉजी होती है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, क्या इसका मैनेजमेंट होता है, सारी चीज़ें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशंस करता है एपिस्टेक्सिस क्या होता है। ठीक है, देखिए जो एपिस्टेक्सिस होता है, एपिस्टेक्सिस का मतलब क्या होता है, नोज ब्लीडिंग। क्या होता है, नोज ब्लीडिंग, मतलब कि नाक से खून निकलने को क्या बोलता है, एपिस्टेक्सिस कहते हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके डेफिनेशन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में हम वो चीज़ें लिखते हैं जैसे कि होता है क्या, इसका मीन क्या है, सेकेंड इसके प्रेवलेंस क्या है, मतलब कि कौन से एज ग्रुप में पाया जाता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अदर नेम क्या हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फिर आती है डेफिनेशंस। ठीक है, तो इसको देखिए, जो इंट्रोडक्शन है फर्स्ट लाइन मैंने यही लिखी है कि ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज इज कॉल्ड द एपिस्टेक्सिस। मतलब कि ब्लीडिंग हो रही है, नोज के अंदर हो रही है, इनसाइड मतलब कि अंदर से, नाक के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, एपिस्टेक्सिस बोलेंगे। ठीक है, फिर ये किसके अंदर देखी जाती है मोस्ट कॉमनली, ये चिल्ड्रंस में देखी जाती है। ठीक है, बट जो और इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर 30% में भी पाई जाती है। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन जो रेशियो देखा है कि इसकी प्रिविलेंस किस में ज़्यादा होती है वो होती है चिल्ड्रंस। ठीक है, फिर आता है एपिस्टेक्सिस रेफर्स टू नोज ब्लीड या हेमरेज फ्रॉम द नोज। देखिए हेमरेज का मतलब क्या होता है, हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। अब ये एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल हो सकती है। अब नोज है तो इसके अंदर क्या होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इट्स मोस्टली कॉमनली ओरिएंटेड्स इन द एंटीरियर। देखिए इसका मतलब क्या है कि देखिए जो हमारे नोज है ना, इसको दो पोर्शंस कवर करते हैं, एक तो होता है एंटीरियर पोर्शन, एक होता है पोस्टीरियर पोर्शन। ठीक है, एंटीरियर पोर्शन से ब्लीडिंग होना मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, मतलब कि जो मैक्सिमम जो केसेस देखे गए हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, जो एंटीरियर नोज होता है वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, मतलब कि चांसेस ऑफ ब्लीडिंग वो क्या होता है, ज़्यादा रहता है। वो किस वजह से होती है, जैसे कि ट्रॉमेटिक कंडीशन है तो उस वजह से हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो इंटीरियर वाला जो पोर्शन से ब्लीडिंग होती है ना, वो यंग एज में पाई जाती है ज़्यादा, यंग और एडल्ट में। जो ओल्ड एज होती है ना, उनके अंदर क्या होता है कि पोस्टीरियर जो पोर्शन होता है ना, वहाँ से ब्लीडिंग होने का चांसेस रहते हैं, और वो किस वजह से होती है वो मैं अपन डिस्कस करेंगे वीडियो के दौरान। ठीक है, तो जुड़े रहिए इस वीडियो से और एंड तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैनेजमेंट मैं इतने अच्छे से बताऊंगा कि आपको, कि आपके अगर किसी फैमिली मेम्बर्स को भी नोज ब्लीडिंग होती है तो आप उसका घर पे भी मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, फिर आता है डेफिनेशंस। व्हाट इज़ दिस डेफिनेशंस, क्या होती है डेफिनेशंस, मतलब कि इसका परिभाषा क्या है। ठीक है, जैसे कि ए हेमरेज फ्रॉम द नोज, मतलब कि एक हेमरेज, एक ब्लीडिंग है नोज की, रेफर्स टू एज द एपिस्टेक्सिस इज द कॉज बाय द रप्चर ऑफ द थिनी डिस्टेंडेड वेसल्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एनी एरिया ऑफ द नोज। इसका मतलब क्या होगी, जो हमारी नोज है इसमें क्या होता है, वेसल्स का जाल पाया जाता है। थिनी का मतलब होता है पतली पतली वेसल्स का जाल पाया जाता है, जो हमारी नोज को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं। अगर उनके अंदर रप्चर, अगर वो रप्चर हो जाती है तो उससे क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। इसका रप्चरेशन हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर समझेंगे, भाई कैसे रप्चर होती है, क्यों रप्चर होती है, किस वजह से होती है, वो हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन साइट है, देखिए जो ब्लीडिंग की मोस्ट कॉमन साइट है वो एंटीरियर है। ठीक है, उसके अंदर 3 मेन ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी है, एंटीरियर एथेमोइड आर्टरी, सेकेंड होता है स्पिनो पैलेटाइन आर्टरी। एक तो हो गया एंटीरियर एथेमोइड आर्टरी, सेकेंड होता है स्प्लिनो पैलेटाइन आर्टरी, थर्ड होती है इंटरनल मैक्सिलरी ब्रांचेस। तो ये तीनों आपको याद होती है तो रखना याद, बाकी बोल देना कि मोस्ट कॉमन कौन से में पाया जाता है, एंटीरियर पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं इसके टाइप्स या इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस होता है, एक पोस्टीरियर एपिटेक्सिस होता है। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो नोज की जो कैविटी है इसको 2 पोर्शंस कवर करते हैं, एक तो होता है एंटीरियर पार्ट और एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। तो इन्हीं के बेसिस पे अगर एंटीरियर पार्ट में ब्लीडिंग हो रही है तो इसको बोलते हैं एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, पोस्टीरियर वाला पार्ट में ब्लीडिंग हो रही है तो इसको बोलेंगे पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। गॉट इट। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन होती है और लेस सीवियर एंड द इजी टू कंट्रोल होता है। मतलब कि जो एंटीरियर वाली होती है ना, क्या होती है, मोस्ट कॉमन, मतलब कि मैक्सिमम केसेस जो भी देखे जाते हैं ना, यंग एज और जो एडल्ट एज होती है ना इसके अंदर, तो वो होते हैं एंटीरियर पोर्शंस का जो ब्लीडिंग होती है उसके अंदर होता है। पोस्टीरियर पोर्शन का होता है मोस्ट, वो लेस कॉमन रहती है बट सीवियरिटी इसकी ज़्यादा रहती है। इसको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड रहती है, मतलब कि कंट्रोल करना इसको हमारे बस की बात नहीं होती है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना ही पड़ेगा अपन को। ओके
जैसे टाइप्स होता है वैसे ही क्लासिफिकेशन है, वही है एंटीरियर और पोस्टीरियर। बस इसको मैंने क्या किया, जैसे कि कई बार पूछ लेता है कि एंटीरियर एपिस्टेक्सिस और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में डिफरेंस करके बताइए, तो एक दो डिफरेंस आपको याद रहते हैं। इतने सारे डिफरेंस आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रह जाएगा। मतलब कि डिफाइन करना, मतलब कि अलग से डिफाइन करना हो कि एंटीरियर एपिस्टेक्सिस क्या होता है, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस क्या होता है, तो उसके लिए मैंने ये थोड़ा अलग से लिख दिया इनके अंदर। ठीक है, जो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस होता है ये क्या होता है, मोर कॉमन होता है, और ये कैसा होता है, लेस कॉमन होता है। मोस्टली फ्रॉम द लिटिल एरियाज या आर्टरीज पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल, मतलब कि जो हमारी जो लेटरल वॉल्स होती है ना एंटीरियर पोर्शन के, उनके अंदर क्या होता है, रप्चरेशन की वजह से होती है। और जबकि वो किस वजह से होती है, पोस्टीरियर वाली, ये मोस्टली फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। जो हमारे पोस्टीरियर पोर्शन का जो सुपीरियर पार्ट होता है ना, ठीक है, इसके अंदर नोज ब्लीडिंग की वजह से होता है। आप तो सीधा सीधा ये ध्यान रखना कि इसके अंदर एंटीरियर पोर्शन में होता है, उसके अंदर पोस्टीरियर पोर्शन में होता है। ठीक है, मोस्टली ओकर्स इन द चिल्ड्रंस, कहाँ होती है, मोस्टली ओकर्स इन द चिल्ड्रंस, कहाँ पाई जाती है, मोस्टली ओकर्स इन द चिल्ड्रंस में पाई जाती है। ठीक है, चिल्ड्रंस और ये यंग पीपल्स होते हैं उनके अंदर होती है। ये किस में होती है, ये 40 ईयर्स या ओल्ड एज आप बोल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, मोस्टली किसकी वजह से होती है, ये ट्रॉमा की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, ट्रॉमा की वजह से होती है। ओके, फिर आता है ये स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब कि ये अचानक से होती है। कौन सी वाली, पोस्टीरियर वाली होती है, वो अचानक से होती है। ऑफन ड्यू टू द हाइपरटेंशन या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। देखिए जो एडल्ट मतलब कि जो ओल्ड एज होती है ना 40 ईयर्स के बाद की, उसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको हाइपरटेंशन हो गया, बीपी वगैरह, ये इनकी क्या होती है, कंडीशंस ऑफ डिजीज, मतलब कि बहुत सारी डिजीज होती है उस पर्सन को। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर क्या होता है, नोज ब्लीडिंग के जो खतरे होते हैं ना, चांसेस ऑफ नोज ब्लीडिंग एपिस्टेक्सिस उसके भी बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आता है ये यूजुअली माइल्ड कैन बी इजीली कंट्रोल्ड बाय द लोकल प्रेशर्स ऑफ एंटीरियर पैक, मतलब कि जो एंटीरियर पोर्शन होता है ना, इसकी जो नोज ब्लीडिंग होगी ना, उसको हम आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, उसको पिंच कर देंगे। ठीक है, स्लाइटली पिंच करना है, और जो हमारा पेशेंट है उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको झुकाना है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, फिर आता है सेकेंड, फिर आता है ब्लीडिंग इज द सीवियर रिक्वायर द हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट नेजल पैक ऑफन रिक्वायर, मतलब कि देखिए जो पोस्टीरियर पोर्शन है इसको हम पैक तो खुद से तो कर नहीं सकते। कैसे करेंगे, हमारा हाथ जाएगी नहीं है। ठीक है, प्रेशर कर ही नहीं सकते अपन, उसको पैक कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए क्या होता है, हॉस्पिटलाइजेशन की नीड रहती है। ठीक है, ये हुई गया हमारा। फिर आता है इसके कॉजेज, क्या क्या कॉजेज हो सकता है एपिस्टेक्सिस होने का। फर्स्ट कॉज इसका ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। किसकी वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। ठीक है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से हो सकता है। ट्रॉमा मतलब कि कोई भी किसी ने मार दिया, गुस्सा मार दिया, तो उसकी वजह से हो सकता है। अपन गिर गए उस वजह से हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया वायरल कोई भी इन्फेक्शन आ गया, वो यहाँ पे आके स्वेलिंग कर दिया, उससे हमारी जो वेसल्स है वो रप्चर हो गई, इस वजह से हो सकता है। इनहेलेशन ऑफ द इलिसिट ड्रग्स, मतलब कि जैसे कि होती है ना कुछ ड्रग्स जो गैर कानूनी होती है, उनको लेने से भी, जैसे ड्रग्स वगैरह हो गए, ठीक है, उनको लेने की वजह से भी हो सकता है। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़, कोई भी हार्ट की डिजीज़ है उनकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ट्यूमर की वजह से, नेजल में कोई, नाक में कोई ट्यूमर हो गया इस वजह से हो गया। लो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि नाक क्या होता है, ड्राई हो गया, ड्राई होने से क्या होता है, वहाँ की जो वेसल्स है वो रप्चर हो सकती है। ठीक है, फिर आता है फॉरिजन बॉडीज इन द नोज, मतलब कि कोई भी फॉरिजन बॉडी, जैसे कि इन्फेक्शन का बताया, जैसे कोई फॉरिजन बॉडी आके हमारी नाक के अंदर ग्रोथ करने लग जाए। ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है। ए डेविएशन नेजल सेप्टम, मतलब कि डेविएटेड नेजल का मतलब होता है डेविएशन होना, मतलब कि विचलन होना, मतलब कि होना सीधा चाहिए था बट हो कैसे जाता है, सी टाइप का हो गया या एस टाइप का हो गया। क्या हो जाएगा, मतलब कि जो हमारा नेजल सेप्टम का मतलब होता है कि जो हमारी नोज है ना, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये है हमारा नोज, ये होता है नॉर्मल नोज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो ये सेप्टम है, सेप्टम का मतलब क्या होता है, सेप्टम का मतलब होता है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो पोर्शन को बोलते हैं उसको सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेप्टम या तो एस प्रकार का हो जाए, ठीक है, एस टाइप का हो जाए, या फिर ये है ना जो सेप्टम है वो सी टाइप का हो जाए। ठीक है, सी टाइप का होने से क्या होगा, ये एक तो पोर्शन ये वाला जो है छोटा हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाता है, बड़ा हो जाएगा। ओके, इस वजह से भी हो सकता है। अब इसका जो डिजीज का पोर्शन है ये देखिए, इसमें क्या हो गया, सी टाइप का दिखाया हुआ है। किस टाइप का दिखाया हुआ है, सी टाइप का दिखाया हुआ है। इससे क्या होता है, एक पोर्शन छोटा हो गया, एक पोर्शन क्या हो गया, बड़ा हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आता है इसका नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है, नोज पिकिंग। नोज पिकिंग का मतलब होता है नाक में कुछ बच्चे होते हैं जो अंगुली बार बार करते रहते हैं। ठीक है, तो उनको ये ब्लीडिंग हो सकती है। साइन सिम्टम्स क्या आएंगे, देखिए जो साइन सिम्टम्स होते हैं ना वो क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग रहेगा फर्स्ट तो, ठीक है, डिजीनेस रहेगा, वीकनेस रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, उसको हो गया। फिर आता है फेंटिंग। फेंटिंग का मतलब होता है जैसे कि कोई भी बेहोशी वाली जो कंडीशन होती है, फेंट हो गया, बेहोश हो गया, तो वो वाली कंडीशन इसके अंदर आती है। ओके, फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर हो सकता है
टेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब यार ब्लड बाहर निकल रहा है तो हाइपोटेंशन होगी, शॉक की कंडीशन हो गई। शॉक का मतलब क्या होता है? शॉक का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो जो मतलब कि जहाँ पे टिश्यू को नीड होती है ना वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। फिर एनीमिया हो सकता है, ब्लीडिंग हो रही है तो इसको एनीमिया के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि नोज ब्लीडिंग हुई, ठीक है, मतलब कि एक पोर्शन से दूसरे जगह क्या होता है कि ट्रांसफर होने लग जाएगा इन्फेक्शन। फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी दी गई। पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगी, मैं बता देता हूँ। पैथोफिजियोलॉजी ये मैंने खुद से बनाई है, वो देखते हैं अपन। देखिए पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक जैसे ट्रॉमा हो गया, फॉरिजन बॉडी के पिकिंग ऑफ नोज हो गया, ठीक है, इनकी वजह से क्या होगा, इरिटेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज। जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या होगा, इरिटेशन होएगा, ठीक है, और स्वेलिंग आएगी वहाँ पे, ठीक है। स्वेलिंग और इरिटेशन होने से क्या होगा कि इंक्रीज प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स है नोज के अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही है उनमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने से ड्यू टू रप्चर ब्लड वेसल्स इन द नोज, अब प्रेशर बढ़ गया है तो रप्चर होने के चांसेस क्या हो गया, बढ़ जाएंगे। रप्चर होने के चांसेस बढ़ेंगे तो जनरेट द कंडीशन ऑफ एपिस्टेक्सिस। कितनी ईजी सी है, ठीक है, आप लिख के आओगे पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। क्या क्या किया आपने, ध्यान से सुनना। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक जैसे कि ट्रॉमा हो गया, फॉरिजन बॉडीज हो गई, ये आपको याद रखना है। जो भी इटियोलॉजी में लिखोगे वो यहाँ पे आप चिपका दो, ठीक है। पिकिंग ऑफ नोज हो गया, इरिटेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है अंदर से, अंदर वाली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें क्या होगा, इरिटेशन होगा, ठीक है, स्वेलिंग आएगी उसके अंदर, नोज के अंदर। इससे इंक्रीज प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल्स, जो वहाँ की ब्लड वेसल्स सप्लाई हो रही है उसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ड्यू टू रप्चर ब्लड वेसल्स इन द नोज, जिससे क्या होगा, जो हमारा नोज है इसके अंदर क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होने लग जाएगी, रप्चर होने लग जाएगी, जिससे जनरेट द कंडीशन ऑफ एपिस्टेक्सिस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आता है इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। देखिए डायग्नोसिस करने का मतलब होता है कि उसका डिजीज़ का पता कैसे लगाए कि इसके अंदर एपिस्टेक्सिस हो रखा है या नॉर्मल ब्लीडिंग है, किस वजह से हो रखी है, ठीक है। तो इसका पहला तो हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, मतलब जो भी फैमिली मेम्बर्स आए उनको हम पूछेंगे कि इसको कब कब होती है, किस वजह से होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम उससे डिस्कस करेंगे। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, ट्रॉमा की वजह से हुआ है, ट्रॉमा की वजह से हुआ है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, या पिकिंग ऑफ नोज करता है, मतलब कि नाक में अंगुली देता है इस वजह से होता है। तो ये हम हिस्ट्री कलेक्शन से पता लगाएंगे। सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन लगाएंगे। फिर होता है ब्लड प्रेशर, फिर बीपी चेक करेंगे उसकी कितनी बीपी बढ़ी हुई नहीं है, कम है, क्या है। फिर होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी टेस्ट कराएंगे, मतलब कि जितने भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन टेस्ट होते हैं वो करवाएंगे। इसके कोगुलेटिंग जो स्टडीज़ होती है वो देखेंगे, ठीक है। फिर उसके होता है एंडोस्कोपी करेंगे। इसके अंदर एंडोस्कोपी का मतलब अंदर जाके मतलब कि नाक के अंदर देखेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ठीक है, कैमरा लगे हुए रहते हैं वहाँ पे, तो उससे हम चेक करेंगे कि ब्लीडिंग कहाँ तक है, उसके बाद ही हम इलाज करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ब्लीडिंग अगर ज़्यादा है, सीवियर कंडीशन है, तो देखिए जो ब्लीडिंग अगर हमें डायग्नोसिस करने से पता चल गया कि नॉर्मल ब्लीडिंग है तो हम नॉर्मल ट्रीटमेंट करेंगे। अगर सीवियर ब्लीडिंग है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करेंगे। फिर आता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हम पता लगाते हैं कि एंजियोग्राफी एक ऐसी मतलब कि एक ब्लड वेसल्स होती है, उनका विजुअलाइजेशन करने के लिए हम यूज करते हैं एंजियोग्राफी का, ठीक है। जैसे कि ब्लड वेसल्स कहाँ कहाँ से रप्चर हो रही है तो उसका विजुअलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। एंडोस्कोपी पता ही चल गया आपको, ठीक है। एमआरआई, एक्सरे वगैरह इनके दौरान भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी हो गया, डायग्नोसिस हो गया। अब आता है इसका मैनेजमेंट और फिर उसके मेडिकल मैनेजमेंट और फिर आता है इसका, हाँ तो दोस्तों अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम एपिस्टेक्सिस का। तो कीप द पेशेंट्स क्वाइट। पहले तो हमें क्या करना है, पेशेंट जो आया हमारे को उसको शांत करना है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बोले कि तुम शांत रहो, ठीक है, चिल्लाओ विल्लाओ मत, ठीक है। सेकंड, प्लेस द पेशेंट इन ए सिटिंग पोजिशंस लाइनिंग पोजिशन फॉरवर्ड द सेमी फॉरवर्ड, मतलब कि जो भी हमारा पेशेंट है उसको देखिए कैसे पोजीशन देनी मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है, राइट डायरेक्शन ये होती है, मतलब कि जो हमारा जो पेशेंट है ना उसको आगे की तरफ झुक के ऐसे करना है, क्योंकि ऊपर करेगा तो उसको एस्पायरेशन का खतरा रहेगा। एस्पायरेशन बोले तो जो भी ब्लड के पार्टिकल्स है वो कहाँ चले जाएंगे, हमारे विंड पाइप में। विंड पाइप बोले तो हमारी जो श्वास नली है उसमें चले जाएंगे, ओके। फिर अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, मतलब कि उसको हम पिंचिंग करना है, आगे से जो हमारा सॉफ्ट पार्ट है उसको पिंचिंग करना है, ठीक है। कितने टाइम के लिए करना है, 10 to 15 मिनट्स के लिए करना है। अप्लाई द आइस पैक टू द नोज एंड चेक एरिया, हमें है ना मतलब कि आइस पैक का यूज करना है, ठीक है, और चेक करना है कि कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है हमारे नोज का, ठीक है। लूजिंग क्लॉथ्स एट द गिविंग द रीएश्योरेंस, मतलब कि जो हमारा पेशेंट है उसको बोलेंगे कि आपको है ना लूज कपड़े पहनने हैं, ठीक है, टाइट कपड़े पहन रखे तो उसको रिमूव करवा देंगे हम। फिर होता है पार्शियली इंसर्ट ए स्मॉल गॉज पैड इनटू द नोज, जो हमारा नोज है, नोज के जो नोस्ट्रिल्स है इसके अंदर हम पार्शियली रूप से ना एक गॉज पीस इंसर्ट कर देंगे ताकि कोई भी ब्लीडिंग वगैरह हो तो वो उससे सक कर ले और उसको रोकने का प्रयास करे वो।
ब्लीडिंग नोस्ट्रल्स एंड द अप्लाई द डिजिटल प्रेशर्स इफ़ ब्लीडिंग कंटिन्यू। ठीक है, अगर ब्लीडिंग उससे रुक रही है, हमने जो प्रेशर डाला है नोज के जो सॉफ्ट पार्ट है उस पर, तो उससे रुक जाती है तो ठीक है, अगर नहीं रुकती तो हमें क्या करना है कि डिजिटल अंगुली वाला जो प्रेशर होता है वो इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट इफ़ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। फिर आता है मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द ब्लीडिंग साइट, मतलब कि कौन सी साइट पे ब्लीडिंग हो रही है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, ए नोज स्पेकुलम या हेडलाइट्स में बी यूज टू द डिटरमाइन द साइट ऑफ द ब्लीडिंग, मतलब कि इसके अंदर जो मेडिकल जो जूरिस्ट होता है, मतलब कि जो नर्सिंग स्टाफ है या जो डॉक्टर्स है, वो एक बार आइडेंटिफाई करेगा कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, तो उसके लिए वो स्पेकुलम होता है जो नोस्ट्रिल है उसको चौड़ा करके देखेगा कि कहाँ तक ब्लीडिंग हो रही है। हेडलाइट्स का यूज करेगा, हेडलाइट लगी हुई रहती है जिससे वो उसकी जो ब्लीडिंग हो रही है उसकी रेट हो गई, उसके साइट हो गया, ये सारी चीज़ें उससे नोटिस करता है। मोस्टली नोज ब्लीड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पोर्शन, जैसे मैंने 3-4 बार बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इनिशियल ट्रीटमेंट में भी इंक्लूड द अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर, लेकिन इनिशियल स्टेप में हमें क्या करना है, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है उसके ऊपर। फिर लिटिल्स एरिया पिंचिंग्स द नोज विथ द थम एंड इंडेक्स, मतलब कि इसके अंदर थम का यूज़ करना और इंडेक्स फिंगर का यूज़ करना है। ठीक है, 5 मिनट्स के लिए। फिर इसको टॉटर्स मेथड का यूज़ करना। टॉटर्स मेथड में क्या होता है कि जो हमारा हेड होता है उसको हमें आगे की तरफ लाना होता है और जो नोज होता है उसको थंब और इंडेक्स फिंगर की सहायता से पिंच करना है। ठीक है, पिंच द नोस्ट्रिल्स, हेड टिल्ट फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, ब्रीथ थ्रो माउथ, हमें माउथ से है ही क्या लेनी है, ब्रीथ लेनी है, नाक से ब्रीथ नहीं लेनी है, क्योंकि ब्रीथ नाक से लेंगे तो इंस्पायरेशन, ठीक है, एस्पायरेशन का खतरा बढ़ जाएगा। इंस्पायर करेंगे हम ब्लड के पार्टिकल्स को, जिससे एस्पायरेशन का खतरा बढ़ जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट एप्लीकेटर, ठीक है। फिर जेल फॉर्म होती है, साइज इसकी 100 होती है। फिर कॉटन प्लेट्स होता है, कॉटन टेम्पॉन्स होता है, इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, नोज जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है।